टारगेट फॉर आईक्यू। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले पार्ट में। इसके पहले वीडियो में हमने कल स्टार्ट किया था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हमने इसके पहले वीडियो में प्राइमरी एविडेंस किया था और सेकेंडरी एविडेंस स्टार्ट कर दिया था, जिसका 63 का क्लॉज 1 किया था, जिसमें हमने सर्टिफाइड कॉपीज़ के बारे में किया था। और सर्टिफाइड कॉपीज़ के बारे में जब हमने किया तो उसके साथ हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 76, 77, 74। ओके, तो पूरा एक रेंज आंसर हमने कंप्लीट कर लिया था विद कनेक्टिविटी। आज हम सेकेंड क्लॉज से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। एवरीवन, आप लोग अपना बेयर एक्ट ओपन करके रखिए। सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स फर्स्ट सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड। हेयर इन आफ्टर आपको पता है ना, सेक्शन 76 दैट इज ओके। सेकेंड देखिए, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल by mechanical process which in themselves ensure the accuracy of copy and copies compared with such copies। अब ये जो यहाँ पर सेकेंड वर्ड क्या है, पहला वर्ड आपको ध्यान रखना था, मैंने क्या बताया था, सर्टिफाइड कॉपीज। दूसरा वर्ड आपको मैकेनिकल प्रोसेस, एग्जाम्पल डाल दीजिए, फोटो कॉपी। ओके, नेक्स्ट, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। जो ओरिजिनल कॉपी थी उससे कंपेयर करके बनाया गया है। ओके, तो आप कंपेयर वर्ड को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। ओके, सी, आपको मैं एक बात बताती हूँ, इससे लिंक यहाँ पर जो आपका ये वाला पार्ट है काउंटर पार्ट वाला, और यहाँ लिखा है हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। तो यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए एक सेल डीड बनी है। क्या बनी है, सेल डीड। तो दो पार्टी हुई उसमें, एक्स एंड वाई। ठीक है, इन दोनों ने बनाया है। ठीक है, तो इनके लिए नहीं, जो थर्ड पार्टी होगी ना यहाँ पर, थर्ड पार्टी, उसके लिए क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस होगा। क्योंकि इन दोनों, ये तो है ही ना, डीड में एग्रीमेंट उन्होंने साइन ही किया है, तो इन दोनों के लिए नहीं, जो भी थर्ड पार्टी लिखा है ना वहाँ पर, हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, तो सेल डीड को एक्स एंड वाई के बीच में हुआ है, इन लोग ने तो एग्जीक्यूट किया है, और किसने नहीं किया होगा, थर्ड पार्टी ने नहीं एग्जीक्यूट किया है। तो बेटा थर्ड पार्टी के लिए ये क्या हुआ, सेकेंडरी एविडेंस होगा। गॉट इट। अब देखिए नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आता है एक बात, दैट इज ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज़ हिमसेल्फ सीन इट। मैंने इस बेयर एक्ट में ये लाइन देखी है, ठीक है, इसका जाके अगर मैं ओरली एविडेंस देती हूँ कोर्ट में तो उसे क्या कहते हैं, ओरल अकाउंट। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ये पता है कि सेक्शन 59 जो आपने पढ़ा वहाँ पर कहा जाता है कि ओरल एविडेंस में कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्लूड नहीं होते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंक्लूड होता है। ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगे, सेक्शन 59 के पास जाके लिखेंगे एक्सेप्शन। क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन। और पहला एक्सेप्शन क्या दिख रहा है आपको, 63 क्लॉज 5 कि डॉक्यूमेंट का भी, क्या चीज़, डॉक्यूमेंट का भी ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। और कहाँ पर, दैट इज़ अंदर सेक्शन 63 क्लॉज 5। बहुत ही ध्यान से समझिएगा और जाके अच्छे से, यहाँ पर मैंने आपको इसलिए समझाया कि आपके दिमाग में रहे, और यहाँ पर से समझ के फिर आप जाके सेक्शन 59 के पास लिखें, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, क्या किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का जो डॉक्यूमेंट हो, क्या किसी डॉक्यूमेंट का ओरल एविडेंस दिया जा सकता है? जनरल क्या है, ओरल एविडेंस अलग होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अलग होता है। तो क्या किसी डॉक्यूमेंट का ओरल एविडेंस दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। कब? जब किसी पर्सन ने देखा हो उस डॉक्यूमेंट को, तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में आके जब वो कोर्ट में बताता है,
ओरली, तो उसे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट का ओरल एविडेंस। क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट का ओरल एविडेंस। और ये बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की इस पर ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं, आपको एग्जाम्पल्स ईजी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, आपको पॉइंट कैसे याद करना है। पहला हो गया CC सर्टिफाइड कॉपीज़, दूसरा हो गया मैकेनिकल प्रोसेस, तीसरा हो गया कंपेयर्ड का, ओके, फोर्थ क्या हो गया काउंटर पार्ट, और फिफ्थ क्या हो गया ओरल अकाउंट। इनको टिप्स पे याद कर लीजिएगा कि 1 2 3 4 5 ऐसे है, और बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग आपने देखा था कि हमने क्या किया था, 62 के साथ क्या पढ़ा था, 64। ठीक है, क्या पढ़ा था, 64। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 63 के साथ बेटा हम लोग 65 पढ़ेंगे। डन, चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, सेक्शन 65 क्या बता रहा है, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन। ओके, क्या बताया जा रहा है, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन। लिखा है सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन ऑफ, देखिए 3 चीज़ों की सेकेंडरी एविडेंस दी जाती है, एग्जिस्टेंस, कंडीशन एंड कंटेंट्स। मतलब डॉक्यूमेंट के बेटा एग्जिस्टेंस की, कंडीशन की एंड कंटेंट की एविडेंस यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, व्हेन, अब देखिए कब दिया जाता है, आपको पता है जनरली फॉर्मूला क्या है, जनरली सिर्फ प्राइमरी एविडेंस दिया जाएगा, लेकिन जो 65 में कुछ केसेस हैं वहाँ पर क्या करते हैं, हम वहाँ पर ही सिर्फ सेकेंडरी एविडेंस देते हैं। फर्स्ट देखिए ए, व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर्स टू बी इन द पोजेशन और पावर। ओरिजिनल हमें दिखता है और ये है कि हमें पता चलता है कि किसके पावर में है, ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द डॉक्यूमेंट इज सॉट टू बी प्रूव्ड। मान लीजिए मेरे को एक डॉक्यूमेंट लाना है, ठीक है, कोर्ट ने कहा है, और वो उस पर्सन के पास है जिसके अगेंस्ट मुझे वो डॉक्यूमेंट पेश करना है। ठीक है, तो मान लीजिए अगेंस्ट वाले पर्सन के पास है वो डॉक्यूमेंट, ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ रीच, या फिर ऐसे पर्सन के पास है जो कोर्ट से बहुत दूरी पे है। ठीक है, ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू, या फिर तीसरा पर्सन वो है जो लीगली बाउंड है। इसका मतलब बेटा पहली चीज़ वो किसके पास है, फर्स्ट थिंग ऑपोजिट पार्टी के पास, किसके पास, ऑपोजिट पार्टी। सेकंड आउटसाइड जुरिस्डिक्शन के पर्सन के पास, एंड थर्डली लीगली बाउंड है जो पर्सन उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करने के लिए उसके पास। ठीक है, तो क्या होगा तीनों चीज़ में, एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन्ड इन सेक्शन 66 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस। अब आपको पता चला होगा जब क्या होता है, ऑपोजिट पार्टी के पास है, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में जो पर्सन है उसके पास है वो डॉक्यूमेंट, या फिर जो पर्सन लीगली बाउंड है कि उसे कोर्ट में वो चीज़ पेश करनी है उनके पास है, क्या है, उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और नोटिस देने के बाद भी वो लोग क्या करते हैं, कहाँ नोटिस दिया जा रहा है, सेक्शन 66 में। मतलब इन तीनों लोगों को नोटिस दिया जाएगा, सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस। वो पर्सन नोटिस देने के बाद भी अगर कोर्ट में डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, हम सेकेंडरी एविडेंस लेके आ सकते हैं। और सेकेंडरी एविडेंस के मोड आपको पता ही है कौन कौन से हैं, एक सर्टिफाइड कॉपी, मैकेनिकल प्रोसेस, काउंटर पार्ट, कंपेयर्ड, ओरल अकाउंट, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड देखिए यहाँ पर क्या है, when the existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative। इसका मतलब किसी पर्सन ने खुद एडमिट किया है राइटिंग में। ठीक है, मतलब ओरिजिनल के बारे में एडमिट किया है राइटिंग में। ठीक है, तो ओरिजिनल को लाने की ज़रूरत नहीं है सेकेंडरी एविडेंस। मान लीजिए ऑपोजिट पार्टी के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है एंड ऑपोजिट पार्टी ने रिटन में एडमिट कर लिया है कि हाँ मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है,
तो क्या कर सकते हैं, आप सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हैं कोर्ट में, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ओरिजिनल लेके आए कोर्ट में। ओके, बट ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या होना चाहिए, इन राइटिंग एडमिट होना चाहिए। डन। सेकेंड थिंग देखिएगा, सब लोग ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक क्लॉज में नोटिस दिया जा रहा है, बी सी कहीं यहाँ पर नोटिस का नाम नहीं है। ओके, सी देखिए, व्हेन द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, or when the party offering evidence of its contents cannot, for any other reason not arising from his own default or neglect, produce it in reasonable। सेकेंड थिंग, ओरिजिनल डिस्ट्रॉय या लॉस्ट हो गया, मतलब मान लीजिए आग लग गई, ठीक है, या नेग्लेक्ट है, उसकी गलती है, पार्टी लापरवाह है, ठीक है, डिफॉल्ट है, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि आप रीजनेबल टाइम के विद इन क्या करिए, सेकेंडरी एविडेंस ले आइए। डी, व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच अ नेचर एज टू नॉट टू बी ईजिली मूवेबल, ऐसी चीज़ है जो ईजिली इधर से उधर नहीं जा सकती, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती, मतलब ये लोकेशन है ए से बी के पास, लोकेशन जो है उसके पास नहीं जा सकती, ठीक है, तो ईजिली मूवेबल थिंग को भी क्या होता है, वहाँ पर भी हम सेकेंडरी एविडेंस ले आते हैं। नेक्स्ट थिंग, व्हेन द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74 लिखा है बेटा, यहाँ क्या लिखा है, 74 से मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ से 74 का मतलब ये है कि व्हेन द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74 बेटा पब्लिक डॉक्यूमेंट था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसकी क्या जाती है, सर्टिफाइड कॉपी जाती है, और सर्टिफाइड कॉपी जो है वो फर्स्ट मोड है सेकेंडरी एविडेंस का। ओके, ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे तो आपका पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग देखिए, यहाँ पर आपका ई तक आ गया, अब हमें जो ध्यान देना है, अब देखिए आइए यहाँ पर क्या लिखा है, एफ, व्हेन द ओरिजिनल इज अ डॉक्यूमेंट of which a certified copy is permitted by this act or by any other law enforce। इसका मतलब ये क्या बता रहे हैं कि अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं भी है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी परमिटेड है किसी भी लॉ के द्वारा, ठीक है, इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया, परमिटेड सर्टिफाइड कॉपीज, जिस कॉपीज़ की, जिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी परमिसिबल भी हैं, वो भी आ सकती हैं एज अ सेकेंडरी एविडेंस। नेक्स्ट थिंग जी, व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स which cannot conveniently be examined in court and the fact to be proved is the general result of the whole। इसका मतलब क्या है कि एक मान लीजिए एक किताब है, ठीक है ना, उसमें से 1-2 पेज का काम है, ठीक है, 1 या 2 पेज का काम है, तो क्या पूरी किताब लाने की ज़रूरत है इतनी मोटी, है ना, जितने का काम है उतना लेके आ जाइए, ठीक है, उतना कर दीजिए, ठीक है, तो जो भी जानता है, जिनको कोर्ट एग्जामिन करने को कहता है, वो कर सकते हैं ईजिली, ठीक है, जो भी स्किल्ड पर्सन हो। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा है, इन केसेस ए सी डी एनी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल। क्या बोल रहे हैं, ए मतलब क्या था, जहाँ पर नोटिस देने की ज़रूरत पड़ती है, सी का मतलब कहाँ क्या है, डिस्ट्रॉय और लॉस्ट वाली चीज़ है, डी का मतलब जो ईजिली मूवेबल नहीं है, उनके कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिसिबल हैं एज अ सेकेंडरी एविडेंस। इन केस ऑफ बी, बेटा बी में रिटन में देना पड़ेगा कि हाँ मैं एडमिट करता हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास है। ई और एफ दोनों सर्टिफाइड कॉपी की बात करता है, ठीक है, कि जिसकी सर्टिफाइड कॉपी एक तो 74 वाले की जो 76 में दिया है, और दूसरी जिसकी परमिसिबल है, और कोई भी नहीं लिखा है ना, बट नो अदर काइंड, तो उन्हीं दोनों को, जो परमिसिबल बाय लॉ है या फिर सेक्शन 74 के तहत है, उन्हीं दोनों को एडमिसिबल है। इन केस जी, एविडेंस में बी गिवन एज टू द जनरल रिजल्ट, बताया था ना मैंने, एग्जामिन किया जाएगा, और एग्जामिन भी कौन करेगा, एक स्किल्ड पर्सन करेगा। तो ये देखिए आपका क्या था, आपका ये हो गया सेकेंडरी एविडेंस। क्या है ये,
सेकेंडरी एविडेंस। तो कभी भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप सेकेंडरी एविडेंस कर रहे हैं, प्लस इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वो है सर्टिफाइड कॉपीज़। ठीक है, तो अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं? अभी हमने प्राइमरी कर लिया, सेकेंडरी कर लिया। ओके, नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे? नेक्स्ट थिंग हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड करेंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। जितना लेंदी आपको बेयर एक्ट में लगता है उतना लेंदी नहीं है। अगर आप समझ के वन वर्ड से करेंगे तो वन वर्ड से आपको सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की साइनॉप्सिस बनाएंगे ना तो ईजिली याद होगा, ऐसे कुछ याद नहीं हो पाता है। ओके, तब तक के लिए आप हमारी और वीडियोस देखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए लाती हूँ, तब तक आप ये कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, and please like, share and subscribe our channel.